स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर करण सिंह, जिन्हें हम महाराजा करण सिंह के नाम से भी जानते हैं और वो एक पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ हैं और काफी लंबा उनका अनुभव है समाज का। और उन्होंने वो अपर हाउस में भी रहे हैं, पार्लियामेंट के लोअर हाउस को में भी उन्होंने नुमाइंदगी की है। तो चूंकि ये सबसे बड़ी पहचान जो ये है वो कि महाराजा हरि सिंह के आप जो है बेटे हैं। तो डॉक्टर करण सिंह साहब का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के इस कार्यक्रम में। इसका नाम है प्राइम डिबेट इंडिया। सर, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयां। जाहिर है आपके चेहरे से यह जाहिर हो रहा है कि आप आज कितना खुश हैं। काफी लंबा समय लगा लेकिन अंततः वो दिन आ गया जिसकी खुशियां आज जम्मू कश्मीर में सड़कों पर भी देखी गई। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो कहूँगा यही कि बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि पिताजी के साथ कभी न्याय नहीं हुआ पूरा। न इतिहास ने किया, न राजनीति ने किया। तो आज उनके जन्मदिन के ऊपर जो छुट्टी है, अवकाश है, उसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और हम तो बड़े प्रसन्न हैं कि हमारे परिवार, हमारे दोनों बेटे अपर हाउस में थे, उन्होंने वहां पारित भी करवाया रेजोल्यूशन, लेकिन फिर आगे नहीं चलाया किसी ने। आज वो पूरा हो गया, बड़े संघर्ष के बाद हुआ, ऐसे नहीं हुआ। काफी संघर्ष किया, खासतौर पर युवा राजपूत सभा ने और अन्य सब धर्मों ने और सब वर्णों ने इकट्ठा मिलकर ये काम किया। तो हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। आपने तो नाम ले ही लिया, फिर भी मैं एक बार फिर आपसे सवाल पूछूंगा कि आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? और जाहिर है कि जब कोई बहुत अच्छा काम हुआ है तो उस अच्छे काम के लिए जिन लोगों ने बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत कोशिशें की और लंबे समय तक की, तो फिर से आप किन किन लोगों को याद करना चाहेंगे, किन किन संगठनों को याद करना चाहेंगे जिन्होंने इस कामयाबी को हासिल किया? देखिए, अब संगठन देखिए, तो बहुत बात कई वर्षों से ये बात हो रही है। जैसे मैंने कहा, मेरे दोनों बेटे विक्रमादित्य और अजातशत्रु लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे और उन्होंने वहां एक रेजोल्यूशन भी पारित करवाया। कई वर्ष हो गए उसको, लेकिन तो फिर आगे चली नहीं बात। इस बार जो संघर्ष हुआ तो हमें ये जानकारी है कि उसमें युवा राजपूत सभा ने अग्रसर होके और उसमें शामिल हुए थे वो, और काफी लाठियां भी खाई, काफी धक्के भी खाए और काफी देर से ये संघर्ष चल रहा था। मैंने भी अंत में फिर एक वक्तव्य भी दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र भी लिखा और वो 3 दिन पहले लिखा था। तो श्रेय तो सब जम्मू के लोगों को जाती है जिन्होंने इसमें शिरकत की, और मोदी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं, और हमारे जो मनोज जी हैं उपराज्यपाल, उनको भी देते हैं, सबको देते हैं। श्रेय किसी एक दल का, राजनीतिक दल का नहीं है, इसमें समाज का श्रेय है। समाज का श्रेय है। वैसे तो कहावत है कि देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको अब भी लगता है कि जो फैसला आया, जो खुशियां आई, वो काफी देर से आई? जी हाँ, देर से आई। देखिए, जीवन में कोई भी बातें तुरंत नहीं होती हैं। मैंने बहुत राजनीति देखी है, आप आश्चर्यचकित होंगे। 73 वर्षों से मैं राजनीति में हूँ, समझिए, पब्लिक लाइफ में हूँ। तो उसमें कई बातें होती हैं जो अच्छी होती हैं, लेकिन तुरंत नहीं होती हैं, देर लगती है। इसमें ज्यादा ही कुछ देर लग गई है, मैं आपसे सहमत हूँ जो आप कह रहे हैं। लेकिन पहले सरकार ने कोई इसमें ध्यान नहीं दिया और इनको भी 3 वर्ष लग गए। याद रखिए, 3 वर्ष हो गए यूनियन टेरिटरी को, 3 वर्ष के बाद हुआ। लेकिन जो, जैसे आपने कहा, देर आयत दुरुस्त आयत, उसी को लेके हमें चलना चाहिए। अब बिल्कुल आगे की तरफ देखना चाहिए, पीछे देखने से कोई लाभ नहीं है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर एक काफी अहम है, वो ये कि अगर आज के दौर में महाराजा हरि सिंह को कोई याद करता है, उनके बहुत सारे, उनके जो जीवन के डायनामिक्स थे, बहुत सारे उनके रोशन पहलू थे, लेकिन जो सबसे ऊपर, सबसे
ज्यादा रेखांकित करने वाला सरे फहरिस्त अगर कोई क्वालिटी जो आप चाहें कि इस नाम से लोग उन्हें याद करें, वो आपकी नजर में क्या? देखिए, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। एक तो हस्ताक्षर किए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, वो सबसे ऐतिहासिक घटना थी। लेकिन जब वो उनके राज्य में उन्होंने बहुत सारी बातें, एक तो जितने धर्मार्थ के मंदिर थे सबको उन्होंने दलितों या हरिजनों के लिए खोल दिया, जो बहुत बड़ी बात थी, प्रगतिशील कदम था। उस वक्त भारतवर्ष के कई, आज भी शायद कैसे कई स्थान होंगे जहां दलितों को स्वागत नहीं किया जाता, उन्होंने खोल दिया। और पंडित देवराज जी थे राजगुरु, उन्होंने इनकार किया तो पिताजी ने उनको, अच्छा आप हटिए, उनके भाई को बुलाया पंडित बालकृष्ण को, पंडित जी आप मानते हैं तो अच्छा, नहीं तो आप भी जाइए। उन्होंने कहा नहीं महाराज मैं मान जाता हूं। तो वो एक बहुत प्रगतिशील कदम था जी। कश्मीर में बेगार की दुष्ट परंपरा थी, फॉर्स लेबर, वो उन्होंने समाप्त की। लड़कियों की पढ़ाई की ओर के ऊपर खास ध्यान दिया उन्होंने जी। उन्होंने जबरी स्कूल बनाए जहां लड़कियों को, हिंदू मुसलमान लड़कियों को जबरदस्ती पढ़ाया जाता था। अस्पताल बनाए उन्होंने, स्कूल बनाए, हाई कोर्ट स्थापित किया, हाई कोर्ट नहीं हुआ करता था, जम्मू कश्मीर बैंक स्थापित किया। तो बहुत सारे कार्य किए उन्होंने। सबको मिला के अगर हम देखें तो एक समाज सुधारक। और एक राजपूतों की बात खास तौर पर बताएं, राजपूतों में एक दुष्ट परंपरा ये थी कि जो लोग हल बहाते थे अपने हाथों से, उनको एक द्वितीय श्रेणी का माना जाता था जी। और हालांकि वो राजपूत थे, बिल्कुल सब रिश्ते वगैरह होते थे। लेकिन तो पिताजी ने क्या किया कि अमरवाल, जहां कल हमारे पुत्र ने बड़ा जलसा किया था, आपने शायद देखा होगा, अमरवाल जो हमारा बड़ा भवन है वहां, उसके जो बाहर लॉन है वहां उन्होंने राजपूत सभा बुलाई और अपने हाथ में खुद हल चलाई, हल लेके चलाई, उनको दिखाने के लिए कि हल चलाने में कोई वो छोटा नहीं होता है आदमी, बल्कि उसकी इज्जत करनी चाहिए। इस प्रकार के प्रगतिशील विचार थे उनके। जी। आपने अभी जिक्र किया कि जो सबसे पहली चीज जिसके लेकर उन्हें बहुत ज्यादा उनका स्मरण होगा, उन्हें लोग याद करेंगे, वो है कि किस तरह से भारत में उन्होंने विलय कराया, उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। मैं ये जानना चाहता हूं कि उस वक्त के हालात और परिस्थितियां कैसे थी और वो क्या चीज थी, किस तरह की बातें थी, किस तरह की सोच थी जिन्होंने महाराजा हरि सिंह को इंस्पायर किया कि वो हस्ताक्षर करें। क्या हालात थे और उसके बाद के क्या? देखिए, ये तो बहुत लंबा ऐतिहासिक प्रश्न पूछ लिया आपने। मैंने इसके बारे में अपनी आत्मकथा में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ऑटोबायोग्राफी में जी। अब इस समय तो संक्षेप में ही बोल सकूंगा। जी जी जी। उस समय हमारे राज्य के ऊपर हमला हो चुका था। जो कबायली थे वो हमला करते करते उन्होंने बारामूला में उन्होंने कत्लेआम किया, वहां और शेरवानी को भी मारा गया। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को पिताजी ने भेज रखा था उड़ी में, और वो लास्ट मैन लास्ट बुलेट लड़ने के लिए, और वो भी 100 फौज लेके, डोगरा फौज लेके, उन्होंने 48 घंटे उनको रोक रखा। और अगर वो नहीं रोकते तो ये हमारा अगर एयरपोर्ट श्रीनगर का जो है, अगर वो उनके हाथों में पड़ जाता तो परिस्थिति भयंकर हो जानी। शार्क टैंक तक पहुंच गए थे। तो पिताजी, उन दिनों में ये कम्युनिकेशन नहीं होती थी इमीडिएटली, कुछ देर से पता चला। महुरा भी उन्होंने ले लिया, अंधकार हो गया सारा। तब पिताजी ने कहा कि अब तो एक ही तरीका है राज्य को बचाने का, वही है कि भारत सरकार की मदद ली जाए। उतनी देर तक पहले उससे उन्होंने पत्र लिखा था एक लॉर्ड माउंटबैटन को, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ। उसमें आप पढ़ लीजिए कि उनकी मनस्थिति क्या थी। लेकिन इस हमले के बाद स्पष्ट हो गया था उनको कि भारतवर्ष ही हमें बचा सकता है। तब उन्होंने भारतवर्ष से कहा कि हमारी मदद करो। तो कहा गया कि आप मदद कैसे कर सकते हैं, आप जब तक भारतवर्ष का है ही नहीं हिस्सा। तो उन्होंने उस कमरे में नहीं, उस महल में, मैं भी था जम्मू में, जब 26 अक्टूबर को उन्होंने हस्ताक्षर किए जी, और वीपी मेनन आए और वो ले गए। तो वो परिस्थितियां बड़ी भयंकर थी उस समय। उस समय गांव जल रहे थे, हाहाकार चारों ओर मची हुई थी। भारतवर्ष का विघटन हो गया 15 अगस्त को, ये अक्टूबर की बात है जी। और आप तो जानते हैं पंजाब का बंटवारा हुआ, लाखों लोगों की जानें गई, कत्लेआम हो रहे थे, और
करोड़ लोग अपने घर को छोड़ के भाग रहे थे, उस वक्त सारे भारतवर्ष में एक हाहाकार मची हुई थी। तो उस समय अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल इन दो आदमियों ने नहीं संभाला होता तो भारतवर्ष के जो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि जो ही हम जाएंगे तो भारतवर्ष के 20 टुकड़े हो जाएंगे, वो जाने थे। उन्होंने संभाला दिल्ली में, लेकिन हमारे राज्य में बात संभली नहीं थी, कबायली आ गए थे, इसलिए पिताजी ने सोच समझ के इस पर हस्ताक्षर किए। जाहिर सी बात है, इतनी तल्ख यादें हैं और एक तरफ दबाव था, पाकिस्तान का भी बहुत ज़्यादा दबाव था उन दिनों, रहा होगा बिल्कुल। और आपने बताया कि क्या परिस्थितियां थी कि फिर इन्होंने उस समय भारत सरकार से मदद लेने की के बारे में सोचा। मैं आपसे एक चीज़ और ये जानना चाहता हूं कि आपने ये वो बातें बताई जो महाराजा हरि सिंह ने अपने तौर पर कदम उठाए थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप खुद उस दौर में थे, यू आर द विटनेस। डॉक्टर करण सिंह, या आप ये कह लें कि उस वक्त के करण सिंह उन हालात को कैसे देख रहे थे, आप उसे कैसे याद करना चाहेंगे? देखिए, मैं बताऊं आपको, मैं व्हील चेयर में था जी। मुझे चूकले में तकलीफ हो गई थी, मैं 6 महीने से व्हील चेयर में था और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो लगा हुआ था, इसलिए मैं ज्यादा घूम फिर नहीं सकता था। और ऐसा हुआ, बताया आपने बात ही की, तो मैं व्हील चेयर में 6 महीने से था। तो सरदार पटेल आए जम्मू पिताजी को मिलने। देखिए, एक बात बता दूं, गांधी जी जब आए थे पिताजी को मिलने श्रीनगर में जी, उस वक्त मैंने कहा मेरी कुर्सी जरूर लाई जाए। उस वक्त भी मैं व्हील चेयर में ही था, लेकिन मैं बैठा जब गांधी जी आए थे मिलने। पर जवाहरलाल जी मिल चुके थे। सरदार पटेल आए, उन्होंने पूछा पिताजी को कि ये लड़का क्यों इसमें बैठा हुआ है व्हील चेयर पर। उन्होंने कहा जी ये 6 महीने से। उन्होंने कहा महाराजा साहब, अभी आप इनको अमेरिका भेजने का कार्यक्रम करिए, नहीं तो ये सारी उम्र व्हील चेयर पर रहे। तब तुरंत हमारा कार्यक्रम हो गया और 31 दिसंबर को हम निकल गए। रात के 12 बजे 31 दिसंबर को हम न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से अस्पताल में गए। जी, जिस तरह से अक्साई चीन और जो अभी मौजूदा पीओके है, वो भी जो डोगरा रियासत का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस पर अनाधिकृत रूप पे कुछ हिस्से पर कब्जा चीन का है, तो कुछ पे पाकिस्तान का है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि एक समय अब आ गया है कि उस हिस्से को वापस लेने के लिए एक संघर्ष या एक फिर से उसकी एक शुरुआत होने का समय आ गया है? अब हाँ, समय तो आ सकता है, जब भी समय होगा तो कर सकते हैं। इसमें राजनीतिक ढंग से ही करना पड़ेगा जी। दोनों से युद्ध करके अब फिर से बात बनती नहीं है जी। हालात बड़े नाजुक हैं, न्यूक्लियर वेपन सबके पास है, लेकिन अवैध जो उन्होंने किया है कब्जा जी। उसके बारे में आवाज तो उठानी चाहिए। हाँ। एक विचार ये भी आया है कि जो पीओके के लोग वहां थे, उनके लिए हमने अपनी असेंबली में सीटें रखी हुई हैं। तो वो सीटें कम से कम भर दें, वहां के जो लोग रहते थे, तो वो अच्छा रहता। अभी डिलिमिटेशन हो रही है, चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उनको शायद भरा नहीं गया है। तो कम से कम राजनीतिक ढंग से हम ये तो कह सकते हैं कि उन लोगों को भी हम यहाँ शामिल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग रेफ्यूजी बन के आए हुए हैं। अक्सर चीन में तो कोई आबादी थी नहीं, तो वहां के लोगों का प्रश्न नहीं उठता। तो लेकिन वो भी एक अलग मसला है, पाकिस्तान के साथ अलग मसला है। दोनों का हमारे ही राज्य के कारण दोनों के साथ संघर्ष हुआ है। सर, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कई बार जो है हालात बड़े नाजुक से बन गए, कई बार युद्ध जैसी स्थिति आ गई, कई बार छोटे स्तर पर ही सही युद्ध भी हुए। लेकिन सवाल ये है कि और इस पूरे दौरान में कश्मीरियों का, जिस तरह से कहते हैं कि चनाब में दरिया जहलम में पानी बहता रहता है, कश्मीरियों का खून भी बहुत बहा। मैं सिर्फ एक लफ्ज़ कश्मीरी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप कैसे देखते हैं इसके? क्या आप बहुत दर्द महसूस करते हैं कि हालात कब पूरी तरह से साजगार हो जाएंगे और ये जो कश्मीर में हलाकतें हो रही हैं, चाहे कोई भी किसी को मारे, जो भी हालात बन रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसे?
पिछले 75 वर्षों में जब से हमारा इलाहा जी 73 वर्ष हो गए हैं, तो कश्मीर के हालात पहले तो ठीक थे, लेकिन वो फिर बिगड़ते बिगड़ते वाकई बड़ा कष्ट है। और उनको लोगों को बताया गया कि ये करेंगे वो करेंगे, और बहुत नौजवान मारे गए। बहुत दुख की बात है कि कश्मीर में हम देखते हैं कि बहुत कब्रिस्तान बन गए हैं, बहुत सारे नौजवान मारे गए मुसलमान, और जो पंडित हैं वो सारे के सारे पंडितों को वहां से निकलना पड़ा। तो दोनों तरफ से एक ट्रेजेडी हुई है, एक दर्द भरी कहानी है, और एक इसको याद करके बहुत दुख होता है। अब क्या किया जाए, ऐसे हालात हो गए। एक तो ये है कि लोगों के सामने ऐसे दृश्य रखना, ऐसी चीजें रखना कि हम ये देंगे वो देंगे, उससे जो युवा पीढ़ी वाले हैं वो भड़बड़ा जाते हैं और फिर अपनी जान खामखा का गवा देते हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है, दोनों तरफ से बहुत दुख की बात है। एक और सवाल सर यहाँ पे ये है, आपने जिक्र कर लिया कि हमारे राज्य में तो ऐसे कभी नहीं हुआ। जी, भी मुसलमान भी मारे गए, कश्मीरी पंडित भी मारे गए, और इसी से जुड़ा सवाल यहाँ पर है कि जो एक्सोडस के तौर पर जिसे हम सब याद करते हैं, उसका भी अभी जो है वो एक अपने मंजिल तक नहीं पहुँच पाया है, और हर साल ये आवाज़ उठती है कि उन्हें बाइज्जत जो है उन इलाकों में वापस जाने दिया जाए, उन्हें सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी मिले। उसको लेकर कई बार अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाया गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या जो कश्मीरी पंडित्स हैं, जो वो चाहते हैं कि हमें वैली में वापस जाने का मौका मिले, और जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से मिले, इसका ये जो सफ़र है आप कहाँ तक देखते हैं कि पूरा हुआ है? देखिए, ऐसा है, नहीं पूरा हुआ है, क्योंकि सरकार ने तो वैसे वहाँ उनके लिए घर भी बना रखे हैं जी, वो गेटेड कॉलोनीज भी बना रखी हैं, लेकिन जाते नहीं, अभी तक उनको विश्वास नहीं होता है कि हमारा वहाँ समाज स्वागत करेगा। तो ये एक बहुत संवेदनशील बात है। चले जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ऐसे, हमने तो जितनी विद्या प्राप्त की सब कश्मीरी पंडितों से की, जितने हमारे प्रोफेसर इत्यादि सब कश्मीरी पंडित थे। और वो लोग जो हैं घर से बेघर हो गए, बहुत सारे तो अलग अलग चले गए देश, सारे भारतवर्ष में भी विदेश में भी, लेकिन बहुत सारे अभी तक बैठे हैं रिफ्यूजी कैंप में। तो उनके लिए स्थान तो बनाए हैं, लेकिन अभी जाने की बात कुछ चल नहीं रही है। हर दफा सरकार कहती है, जो भी वहाँ सरकार हो वो कहती है कि हाँ आइए आइए, हमने ये कर रखा है, लेकिन गए नहीं। ये पिछले 3 वर्षों से भी कोई, मुझे नहीं लगता है कोई खास गया जी। तो ये एक पता नहीं कब होगा ऐसा माहौल जिसमें कश्मीरी पंडित वापस जा पाएंगे, कहना कठिन है। हालिया दिनों कश्मीर में कुछ तब्दीली नजर आ रही है, जैसे आपने अभी देखा और सुना होगा कि किस तरह वहाँ मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल्स पुलवामा में हो या शोपियां में हो या फिर श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स जो है वो खुले हैं। इसे आप किस तरह देखते हैं? क्या ये वाकई बता रहे हैं कि देखिए वादी में हालात बिल्कुल बेहतर हो रहे हैं, और क्या आने वाले दिनों में आप और बदलाव देखते हैं इस कड़ी में आगे? ऐसा इस वर्ष खुदा के फजल से, भगवान की कृपा से लाखों टूरिस्ट आए कश्मीर में। जो पिछले 2-3 साल में कश्मीर करीब इक़्तिसादी तौर पे बहुत कमजोर हो गया था, अब फिर से टूरिस्ट आने लगे। देखिए, हमारे कश्मीर वादी की बात अगर हम करें तो एक तो टूरिज्म, दूसरा हॉर्टिकल्चर, अपने जो सेब इत्यादि है, और तीसरा हैंडीक्राफ्ट, तो शॉल और कार्पेट, 3 ही चीजें वहां है हमारी। और वो जब टूरिस्ट आते हैं तो तभी वो पनपते हैं। तो 2 साल 3 साल तो बहुत तकलीफ रही कश्मीरियों को। इस साल कुछ लोग आए हैं, और उसके बाद अंत में अब इसी साल ये जैसे आप कह रहे हैं सिनेमा भी खुलने लगे हैं, तो लग रहा है कि मामूल पे कुछ ना कुछ हालात आ रहे हैं। हम आशा यही करते हैं। एक और बात मैं बताऊं, डल लेक हर साल बिगड़ता जा रहा था। इस साल मैंने देखा पहली बार डल लेक को साफ किया गया। ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा, क्योंकि मेरा घर तो डल लेक को ही देखता है, बचपन से वहीं रहा हूं। तो डल लेक की जो मृत्यु होती जा रही थी, उसको देख के मुझे दुख होता था। इस वर्ष मुझे पहली बार तसल्ली हुई कि नहीं, डल लेक अब बच गया। छोटी बात लगती है, छोटी नहीं है जी। डल लेक ही हमारे कश्मीर वादी की एक शान है।
जी। तो बातें हाँ मामूल पे आ रहे हैं धीरे धीरे। अब हम आगे यही चाहते हैं कि मामूल पे आते रहें ताकि लोग अपनी आमरोज़मर्रा की जिंदगी वहाँ आराम से व्यतीत कर सकें। रोज ये जो एक खौफ का एक माहौल बनता है जी दोनों तरफ, वो अच्छा नहीं है लोगों के लिए। कब तक रहेंगे खौफ में लोग? सर एक बार फिर उस सवाल पर आता हूं कि जिस तरह से आपने पहले बताया कि महाराजा हरि सिंह के दौर में जब डोगरा रियासत थी, किस तरह से उन दिनों जन कल्याणकारी काम हुए, बच्चियों के लिए स्कूल्स, और आपने खुद एक बार कहा था कि जबरी स्कूल खोले गए थे, यानी इतना ज्यादा उसको प्रायोरिटी दी गई थी, और जो विडो मैरिजेस हैं उनके बारे में प्राथमिकता दी गई, और जो वाटर चैनल इरिगेशन पर काम, आपने बहुत सारी बातें गिनाई हैं। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जब 23 सितंबर को ये मंदिर खोले गए जी उनके मतलब सरकारी तौर पर अवकाश जब घोषित हुआ तो कुछ मिक्स्ड रिएक्शंस आए। कई पॉलिटिकल पार्टीज ने वेलकम किया जबकि कई ने इस पर कुछ दूसरी तरह की बातें की। आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? विरोध की किसी ने? मैंने तो सुना नहीं विरोध, मैंने तो किसी का विरोध सुना नहीं। शायद मैं, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठा हूं, मुझे तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता लग रही है। बताइए कौन से पार्टियों ने इसका विरोध किया था? मुझे जानकारी दीजिए। मैं बस आपसे कमेंट चाह रहा था कि आपको जो जानकारी अब तक मिल पाई हो। जी एक सवाल और मैंने जी, तो सुना, मैं तो इतना कह सकता हूं, मैंने तो अभी तक विरोध का कोई शब्द नहीं सुना है। जी, जी। लेकिन अगर किसी ने किया हो तो मैं जानकारी देना चाहता हूं। लेकिन इसको लेकर कुछ सियासी हलकों में बातें बहुत हुई हैं। मतलब किसी को लगा कि हमें इसका क्रेडिट मिल जाए, किसी को लगा कि ये इन्हें क्यों क्रेडिट मिल जाए, मतलब ये चीजें हुई हैं। मैंने फिर पहले सवाल पे आ गया हूं। हुई जरूर है। देखिए, जब भी कोई ऐसी बात होती है तो सब क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी राजनीतिक दल को इसमें क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ये क्रेडिट आप कह सकते हैं कि जिन्होंने संघर्ष किया उनको दिया जाए, या क्रेडिट को दिया जाए, या भारत सरकार को दिया जाए, या हम सबको दिया जाए जो कई वर्षों से लगे हुए हैं। ये क्रेडिट बटा हुआ है। इमीडिएट जो तुरंत था वो तो युवा राजपूत सभा ने काम किया, लेकिन क्रेडिट उनका नहीं था केवल, बड़ी देर से ये बात चल रही थी। ठीक है, और हम सब ने चलाई अपनी तरफ से। बिल्कुल। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल। छुट्टी सरकारी तौर पर घोषित हो गई है, और आज जो जिसे हम कह सकते हैं कि मेडन जो हॉलीडे था वो आज बहुत जोशो खरोश के साथ मनाया भी गया, लेकिन आप इस छुट्टी का मतलब लोगों को क्या बताना चाहते हैं? क्या छुट्टी का मतलब क्या है? ये एक सिंबल जरूर है, लेकिन इसका मतलब क्या, संदेश क्या होना चाहिए इसके पीछे? इसका संदेश ये है कि जो महाराजा हरि सिंह जी ने जो काम किए थे उनकी कुछ कदर होनी चाहिए, और उन्हीं काम को आगे बढ़ाना चाहिए इस तरीके से कि जो जैसे जैसे उन्होंने काम किए थे जो सारे आगे बढ़ाए जाएं, प्रगति की जाए, और जो डोगरा इतिहास को तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश की जाई है, आज तक की गई है बहुत सारे इतिहासकारों से, वो ठीक होनी चाहिए। यानी डोगरास ने जो भारतवर्ष की सेवा की वो बहुत बड़ी बात है। देखिए, बाकी बहुत सारे लोग लड़े, बड़े बड़े योद्धा हुए, महाराणा प्रताप हुए, छत्रपति महाराज हुए, लेकिन हमारी कम्युनिटी थी जिन्होंने भारतवर्ष की सरहद को बढ़ाया। जी हाँ, ये गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख इत्यादि भारतवर्ष के हिस्से नहीं थे। ये तो हमारी वजह से जो हजारों डोगरों ने हिमाचल और जम्मू की जो हमारी फौज थी, और जनरल जोरावर सिंह जैसे जो योद्धा थे, उन्होंने जब कुर्बानियां दे के ये इलाके फतह किए, इसलिए ये भारतवर्ष का हिस्सा हुए। तो मुझे लगता है कि हमें विशेष क्रेडिट जो है डोगरा राज्य को मिलना चाहिए, और हमारा जब तक राज्य रहा तो जितने खित्ते थे, गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख कश्मीर जम्मू, सब बड़े आराम से रहते थे। फिर हालात बिगड़ गए सारे बड़े शरीर में। तो इसका संदेश आप ये मैं कंक्लूड करूं कि ये समरसता और शांति और प्रगति, रचनात्मक कार्य हो। जी हाँ, समरसता और भाईचारा, हम आहंगी जी, और एक तरफ से हर कौम हर मजहब के लोग खुश असलूबी से एक दूसरे के साथ रहे जी, यही उनका संदेश है जी, और यही इसी पे चलना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर करण सिंह साहब, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से एक्सक्लूसिवली धन्यवाद। बात करने के लिए, और इतिहास के पन्नों में जो दबी सच्चाई है उसे बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा विस्तार से बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।